Station. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो मजदूरों के पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाती रही है, लेकिन आज जब वो सत्ता में है तो भी पलायन को रोका नहीं जा सका है। ये बात हम नहीं बल्कि सरकार के आंकड़े ही कह रहे हैं। दरअसल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कामकाज जब ठप हुआ और मजदूर रोजी रोटी के लिए तरसने लगे तो इन प्रवासी मजदूरों ने घर का रुख करना शुरू कर दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2.5 से 3 लाख प्रवासी मजदूरों की वापसी हो चुकी है। ये संख्या सरकारी है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक वापसी करने वाले मजदूरों की असल में संख्या 5 से 10 लाख तक हो सकती है। हालांकि सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़िया पलायन करने को क्यों मजबूर है? क्या सरकारी योजनाओं में कोई कमी है या अफसरशाही की लापरवाही है? वहीं अब बड़ी संख्या में जो मजदूर छत्तीसगढ़ लौटे हैं, भूपेश सरकार उनके रोजगार देने के लिए कितनी तैयार है? इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां बीजेपी और कांग्रेस मिशन 24 के लिए 24 घंटे सक्रिय है। कोरोना काल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली करके उपचुनाव के लिए हुंकार भर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही दिल्ली से बीजेपी के कई दिग्गज नेता और भोपाल से सीएम शिवराज इस वर्चुअल रैली में जुड़े और हुंकार भरी। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उन सीटों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं जहां उपचुनाव होने हैं। प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें आज हम आपको बमोरी विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरणों के बारे में बताएंगे। जानेंगे कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ मुकाबले में कांग्रेस से मैदान में उतरने के लिए कौन बेताब है। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, क्योंकि यहां सवाल रोजगार का है। तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन में करीब 2.5 से 3 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। ये मजदूर अलग अलग प्रदेशों में काम करने गए थे। वहीं जो मजदूर लौटे हैं उसमें ज्यादातर ये कह रहे हैं कि वो अब काम करने के लिए कभी भी अपना प्रदेश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, जबकि कुछ मजदूर बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्रदेश में रोजगार ही नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं वो उन्हें किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करने की अनुमति नहीं देती है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूर फिलहाल बेबस हैं। हालांकि प्रदेश सरकार इस बीच लगातार ये बात कह रही है कि वापस आए हर मजदूर को काम मिलेगा, लेकिन सवाल वही है कि कैसे। चलिए अब इसका जवाब जाने, इसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोई पैदल चलकर आया तो कोई ट्रक या फिर बस या फिर किसी अन्य साधन से। वहीं अब जो छत्तीसगढ़िया लौट कर आ चुके हैं वो परदेश में फिर प्रवासी बनकर नहीं रहना चाहते। कोरोना काल में अचानक लॉकडाउन के फैसले से उपजे हालात ने छत्तीसगढ़ के मजदूरों की उस चाह को पूरी तरह से खत्म कर दिया है कि बाहर जाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। आज स्थिति तो यह है कि छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ में ही रहकर कमाना और खाना चाहते हैं। आप हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमने अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाएंगे। दोबारा तो अब नहीं जा सकन। काम अभी यह काम करबूंगा। हम अपने पंचायत स्तर में ही जो भी काम मिलेगा उसमें हम लोग काम करेंगे और संतुष्ट रहेंगे। बाहर जाने के विषय में हम लोग बिल्कुल सोच विचार नहीं कर रहे हैं। खेती खार का दिन आ गया, खेती खार भी कमाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे छत्तीसगढ़ के अब तक करीब 3.25 लाख मजदूर वापस आ गए। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ के 5 से 10 लाख के करीब मजदूरों की वापसी हुई है। खैर, जो भी मजदूर आए हैं वे क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद काम पर जाने को तैयार है। इधर सरकार का कहना है कि इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा।
हालांकि जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं उनके मनरेगा के कार्ड हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वैसे सरकार कह रही है कि इन्हें स्थायी काम देने की भी कोशिशें जारी हैं। 2,60,000 से ज्यादा हमारे श्रमिक अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश में आए हैं। उन लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है और मनरेगा के माध्यम से और अन्य माध्यमों से रोजगार का अवसर इनको उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। 2.5 लाख मजदूर वापस हमारे प्रदेश में आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनको चाहे पीएचई विभाग हो, ग्राम उद्योग विभाग हो, दोनों के द्वारा यहीं पे छत्तीसगढ़ में ही हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। सरकार के दावों के बाद देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार लाखों की संख्या में आए मजदूरों को उनके कौशल के मुताबिक स्थायी रोजगार दे पाएगी या दावा हवाबाजी साबित होगा। जानकार मान रही है कि मजदूरों को लेकर सरकार को माइग्रेट प्लान बनाना होगा। 3 लाख श्रमिक आए हुए हैं, जबकि अगर गैर सरकारी हिसाब से हम देखें तो ये 7 से 8 लाख 10 लाख श्रमिक छत्तीसगढ़ आए हैं। शासन को माइग्रेशन टास्क फोर्स बनाना चाहिए और माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक तैयारी करना चाहिए। बहरहाल घर वापसी करने वाले मजदूरों के लिए भूपेश सरकार रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ से लोग पलायन क्यों करते हैं। क्या सरकारी योजनाओं की नाकामी और सिस्टम का फेलियर इसकी बड़ी वजह है? सवाल गंभीर है, लिहाजा जनता इसका जवाब जानना चाहती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो सवाल रोजगार का इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम बंदोपाध्याय जी हैं हमारे साथ और भोपाल स्टूडियो से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साहू जी, क्या आरोप है आपका? देखिए, हम शुरुआत किसी आरोप से करने के बजाय ये जो समस्या है पलायन, इस पलायन के मूल और साहू जी थोड़ा सा तकनीकी कारणों से कुछ आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है। हम आपके पास एक बार फिर से आते हैं। हम कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछ लेते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो लगातार पलायन की बात उठाती रही है, हमेशा कहती रही है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ के लोगों को काम नहीं मिल रहा, पलायन कर रहे हैं। अब आपकी सरकार है, सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख मजदूर पलायन कर गए थे जो वापस आए हैं। कैसे काम देंगे? इनको काम मिलेगा छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से सरकार इस बात से बड़ी चिंतित है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में जो मजदूर बाहर जाते हैं वो बेहतर अवसर की प्रयास में जाते हैं जी। अब दिक्कत यह है कि ये जो कोरोना का संकट आया है, ये आकस्मिक संकट है जी। और दूसरी बात, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एक फसली प्रदेश है जी, और इसलिए यहाँ पर बरसात में तो खूब काम होता है, मगर बरसात के बाद काम की थोड़ी कमी हो जाती है जी। ऐसे स्थिति में लोग जो है एक विभिन्न तरह काम करने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जाते हैं तो ये एक हमारे लिए दुखदायी बात है, ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। अब जो नई परिस्थिति पैदा हुई है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, इन सभी लोगों ने ये तय किया है। और दूसरी बात, मजदूर भी अब छत्तीसगढ़ के इस त्रासदी को देखते हुए वो बाहर जाने की इच्छुक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि छत्तीसगढ़ में गर्मी के समय में कुटीर उद्योगों को, छोटे उद्योगों को और जो हमारे परंपरागत कार्य थे जैसे कुम्हार के काम है, लोहार के काम है, बढ़ई के काम है, बसवाड़ के काम है, इन सारे कामों को थोड़ा सा महत्व दिया जाए, उसके लिए मार्केट को उपलब्ध कराया जाए और कुटीर उद्योगों को। शर्मा जी, ये तो आप सुझाव दे रहे हैं। शर्मा जी, हमारा सवाल ये था, आप काम उपलब्ध कराएंगे, आप ये सुझाव दे रहे हैं, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार आपकी है, आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करने वाला। और सवाल हमारा ये था कि आपकी भी 1.5 साल से सरकार है, आखिर ये पलायन क्यों किए? आपने कहा कि एक फसली, आपने कारण बताए सारे, लेकिन क्यों किए? ये मुद्दा आप जोर शोर से विपक्ष समय उठाते रहे। नहीं, मैंने कहा ना कि बेहतर अवसर की तलाश में लोग बाहर जाते हैं
और जो बात मैंने आपको कहा, ये सुझाव के रूप में नहीं कहा, ये सरकार इस पर विचार कर रही है जी। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ में काम देने का अवसर मिलना चाहिए। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरे भारत में मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में वो सबसे अच्छे हैं। 24 से 25% काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है जी। तो ये मैंने जो कहा, ये सुझाव के रूप में नहीं कहा, इसको सरकार विचार कर रही है और हम लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की दिशा में परंपरागत जो काम है उसको बढ़ावा देने की दिशा में हम काम करेंगे। इस दिशा में सरकार कदम उठा चुकी है। ये जो कृषि उत्पाद है उसका फूड प्रोसेसिंग का काम कोंडागांव में चालू हो चुका है और अन्य जो कई प्रयास हैं वो सब प्रयास और सब योजनाओं को अभी दृष्टि रखा जा रहा है और उसको आने वाले समय में क्रियान्वित किया जाएगा। बिल्कुल। आपके अनुमान से कितने मजदूर पलायन करके गए थे और वापस आए हैं? आंकड़े हैं आपके पास? कुछ सरकारी आंकड़े 2.5 से 3 लाख बता रहे हैं। आंकड़े तो जो हमारे पास सरकारी आंकड़े के हिसाब से 2,60,000 लोग जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी सूचना के हिसाब से या सरकारी प्रयास से छत्तीसगढ़ वापसी की है। इसके अलावा भी कुछ मजदूर ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने साधनों से लॉकडाउन होने के पहले या सरकारी प्रयासों के पहले आ चुके हों या बाद में आए। चलो, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बंदोपाध्याय जी भी हैं। बंदोपाध्याय जी, सरकार कह रही 2,60,000, आपका आकलन क्या कह रहा है? हालांकि आपने कहा कि बहुत ज्यादा है, और वजह क्या है पलायन की? सरकार की योजनाओं की कमी, अफसरों की लापरवाही या कोई अन्य कारण? देखिए, पिछले 15 साल के बीजेपी के जो सरकार था जी, और लगातार ये भ्रम देते रहे ये मनरेगा के कारण मजदूरों को हमने पलायन से रोक लिया, ये भ्रम साबित हुआ जी। आज सवाल ये है, ये जो इन्होंने 3 लाख के आंकड़े कह रहे हैं, इसके लगातार 1 महीना लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक मजदूर आते रहा जी। इसका हिसाब ये इसके सरकार के पास नहीं, सरकार के पास वो हिसाब है जो इन्होंने अपने प्रक्रिया के तहत ले आया है जी। तीसरी सवाल ये है, इतने लोग जब आ रहे हैं, इनके इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट इस पर हिसाब क्यों नहीं है? कौन पंचायत से, कौन जिले से कितने मजदूर पलायन किया है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन की बड़ा अभाव है, रिकॉर्ड है ही नहीं जी। आज सवाल है, इस परिस्थिति में जब हम आ गए हैं तब उनको एंगेज केवल मनरेगा से नहीं हो सकता जी। मनरेगा एक टेम्पोररी चीज है जी। हमें स्किल मैपिंग, स्किल अपग्रेडिंग, स्किल के अनुसार एक पंचायत लेवल का प्लान, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान, एक स्टेट लेवल का प्लान, ये जब बनाने की बात होगा तो हमको एक माइग्रेशन पॉलिसी चाहिए। हमको माइग्रेशन पॉलिसी के साथ साथ माइग्रेशन टास्क फोर्स स्टेट को बनाना चाहिए, जो आज तक टास्क फोर्स नहीं बनाया। केवल कलेक्टर के भरोसे से एक स्टेट को इस संकट से हम उबार लेंगे, ये हो नहीं सकता। सवाल ये है, छत्तीसगढ़ के श्रमनिष्ठ मजदूर श्रम को छत्तीसगढ़ के समृद्धता में लगने के बावजूद नहीं कर पाए, ये बाहर जाके श्रम देते रहे। आप जब आए हैं, इनको कैसे आपस करेंगे, उसके एक सेफ प्लान। आते समय तो मजबूरी में आया, अब जाएंगे अगर कुछ लोग तो कैसे जाएंगे, कैसे सेफ माइग्रेशन होगा, इस पर सोचने के लिए टास्क फोर्स की सामुदायिक भागीदारी के साथ डेवलप करना होगा। छत्तीसगढ़ हम जानते हैं ये पलायन माइग्रेशन प्राण इलाका है। इसके अगर 50% लोग जो छत्तीसगढ़ में मेरे स्टडी कह रहा है ये वो 8वीं पास से नीचे है जी, तो ये केवल श्रम के आधार पे है जी। जो पढ़े लिखे ज्यादा माइग्रेशन अपर स्किल, वो स्किल बहुत कम परसेंट है, 10% लोग है। तो नए डिजाइन करना होगा। इसमें भूपेश सरकार ने कितना काम किया है? आपने, हालांकि सरकार की चाहे स्वतंत्रता की बात हो, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन इस समय तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लंबे समय तक रही है। किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, बीजेपी के समय एक अलग किस्म के सवाल तक लगातार किसी को दोष देने से नहीं होगा जी। जो हो गया है
वो वहाँ खत्म करके आगे हमें क्या करना है उसके ओर बढ़ना होगा। ये आज दूरदर्शिता की भी जरूरी है और तत्काल परिस्थिति के हल खोजने की जरूरी है जी। केवल मनरेगा के जो काम कर रहे हैं उससे मिट्टी का काम, इसको भी देखना होगा हम क्या काम कर रहे हैं जो स्थायी संपत्ति का विकास हो। जी जी। आज भी आप गांव-गांव में जो प्लान है, जिस तरह के अपने माइग्रेशन में जो श्रम आया है गांव में, उसको गांव में एंगेज करने के लिए जो एक प्लान चाहिए जी, एक पॉलिसी चाहिए। अधिकांश लोगों के जब कार्ड नहीं हो तो ठीक है, मनरेगा में हम एंगेज कर लेंगे जी। हम कह रहे हैं कि अधिकांश लोगों के पास डॉक्यूमेंट डेफिसिट है, उसके राशन कार्ड भी नहीं है जी। तो आज जरूरी है एक केस बाय केस का प्लान की, एक विजन की, जो माइग्रेशन को निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट की। जी जी। चलिए, इनकी जो है ये दूसरे का दोषारोपण करने से नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल। साहू जी, विपक्ष कह रही है कि भूपेश सरकार की नाकामियों के कारण लोग पलायन कर गए, लेकिन अभी जो इनके बीच में काम कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता है बंदोपाध्याय जी, उनका कहना है कि किसी भी तरह की कभी भी सरकार ने इस तरह इनको चिन्हित करने की कोई योजना ही नहीं बनाई, इनको सक्षम बनाने की योजना ही नहीं बनाई, जिसके कारण वो उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ और वो पलायन करते रहे। ऐसी स्थिति में अगर पिछले आंकड़े देखे जाए तो 2.5 साल छोड़ दीजिए योगी जी की सरकार को लगभग, और 1-1.5 साल इनके, ज्यादातर तो बीजेपी की सरकार रही, तो कहीं न कहीं दोष बीजेपी की सरकार पे भी जा रहा है। साहू जी। त्रिपाठी जी, वर्तमान जो चुनौती है जी, वो किसी सरकार को, पिछली सरकार को या उसके पिछली सरकार को या वर्तमान सरकार को कटघरे में करने से जो चुनौती को आप न चिन्हित कर सकते हैं न उसका सामना कर सकते हैं। आपकी जो मंशा है जी कि क्यों पलायन हुआ जी, और इस पलायन के बाद जो लोग आए हैं जी, 2.5 लाख के या 3 लाख के आसपास आपके आंकड़े हैं जी, यानी शासन के आंकड़े हैं, उनको आप कैसे एंगेज करेंगे जी, कैसे कैनलाइज करेंगे जी। मेरे को जो याद आ रहा है जी, श्रम विभाग मेरे पास भी था 2008 से 2013 तक। हमने लगभग 2010 में एक 10 इयर्स पर्सपेक्टिव प्लान की बात शुरू की थी। 10 साल का एक संदर्शी प्लान, जिसमें कितने लोग NRLM के तहत, आजीविका मिशन के तहत एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कितने लोग गांव के दूसरे कामों में हो सकते हैं, कितने लोग रूरल आर्टिजन्स के रूप में उपयोग हो सकता है, कैसे उसके स्किलनेस का फायदा एसेट के निर्माण में, और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल योजना है स्टेट के भी और केंद्र की, उस योजना के तहत छोटे छोटे काम को कैसे खड़ा कर सकते हैं, इस संबंध में एक विशेष प्लान थी। और उसके बाद भी जो आंकड़े आप देखें, कोई 2 लाख या 1,90,000 के आसपास जो उस समय 2012-13 में पलायन की बात आई थी, रजिस्टर मेंटेन करने की बात आई थी। एक बात बिल्कुल सही है कि इसका एक कुल मिला के एक ठीक प्रकार से प्लान और पॉलिसी और प्रोग्राम, तीनों जो बात गौतम जी ने कही है वो आज भी किया जा सकता है जी। सरकार के स्तर के अलावा भी दूसरे लोगों को जोड़े, NGO को जोड़े, और भी जो लोग काम है कर रहे हैं इस क्षेत्र में उसको जोड़े, और जो हमारे यहाँ माइग्रेशन का जो कारण है उस कारण को दूर करने का प्रयास करें। और इस बात सही है, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पुरानी हमारे रमन सिंह जी की सरकार हो, पहले जो पलायन होता रहा है छत्तीसगढ़ का उससे कम हुआ, काफी कम हुआ है। क्योंकि लोगों को एक तो अनाज की एक प्रकार से मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हुई, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में हुआ। 1 रुपया 2 रुपया किलो में जब चावल उपलब्ध हो रहा है तो निश्चित रूप से केवल पेट के लिए ही यदि हम कहीं जा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता उस समय महसूस नहीं हुई जी। फिर मनरेगा आया। अब मनरेगा का विस्तार यदि धीरे धीरे हो रहा है और आने वाले समय में जो कृषि कार्य है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, उसको यदि मनरेगा से अपन कनेक्ट करेंगे तो उसका भी बहुत सारे लोगों को एंगेज करने का फायदा मिलेगा। अब जो 2.5 लाख लोग
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? विपक्षी दल होने के नाते आप कितना मान रहे हैं कि कितने मजदूर पलायन कर गए थे? हमारा वही कहना है, लगभग 2,40,000 के आसपास आपके लोग हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। उसमें 70% भी लोग आए हैं, तो आप उसका हिसाब लगा सकते हैं। 1.5 लाख से आसपास ऊपर आपके पास आज की स्थिति मैन पावर है। और ये मैन पावर ऐसा है जो अतिरिक्त आपको जॉब देना है, अतिरिक्त उसको खपाना है। और यहाँ तो सरकारी भर्तियों में रोक लगी है, दूसरे कामों में वित्तीय अड़चन है, और भी कई वित्तीय कठिनाइयां हैं, उस पर मैं बहुत जान ही रहा हूं। लेकिन ये जो मैन पावर है, इसको खपाने के लिए आपके पास तात्कालिक रूप से कोई प्लान नहीं है। आपको कंटिजेंट प्लान तैयार करना पड़ेगा। सारे लोगों से मिलके, सारे जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो समाज शास्त्री भी हैं, उनको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और दूसरे इंस्टीट्यूट है, उनको भी जोड़ना पड़ेगा। और तब आप इतने बड़े मैन पावर को आप खपा सकेंगे। वरना ये मैन पावर निश्चित रूप से एक प्रकार से जिस रूप में आपको दिखेगा, उसके विस्फोटक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मुझे लगता है सरकार को इस मामले में बजाय राजनीतिक चश्मे के, इसको आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के कुछ प्लान करना होगा, उनको कुछ योजना धरातल पर उतारना होगा और प्राथमिकता देना होगा। हमारी प्राथमिकता ये है, हमारी प्राथमिकता यदि श्रमिक है, हमारी प्राथमिकता यहाँ के लोग हैं जो पलायन करके गए हैं, वो आए हैं। क्योंकि आपने ही ये सारा उसमें दिखाया है चैनल में कि अब लोग फिर से वापस जाने की मानसिकता में नहीं है। उनका माइंडसेट अब बदल रहा है। अब वो यहीं आके काम ढूंढेंगे, यहीं आके आप उनको एक प्रकार से जॉब देंगे, तो वो निश्चित रूप से उनका एसेट बन सकता है। ये जितना भी आपने सुझाव दिया है साहू जी, एक सामाजिक परिसंपत्तियां बनाने में हो सकती है, ऐसा मेरा सोच है त्रिपाठी जी। अब इसके बाद अब जो परिस्थितियां बन रही दिनों दिन, एक तो अभी कोरोना संकट है जी। आमतौर पे ये लग रहा है कि जब से प्रवासी लोगों का आना जाना हुआ है, ये संकट बढ़ा है, इनकी संख्या बढ़ी है। अब लॉकडाउन के जगह में अनलॉकडाउन का स्टेज आप पार कर रहे हैं। रोज बरोज कोई न कोई संस्था और कोई न कोई संस्थान को खोलने की आपकी स्थिति आपकी बन रही है। अब ऐसी स्थिति में लगातार संख्या बन रहा है। हमारे किसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी एक बार उन्होंने कह दिया था, साहू जी मेरी बात सुन लीजिए, बहुत लंबा हो रहा है, हो सकते हैं। बहुत आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आपके सुझाव को हम सुरेंद्र शर्मा जी से पूछेंगे कि कितना मान करेगी सरकार, भूपेश सरकार। लेकिन आपने एक बात कही कि 2008 से 2013 तक जब आप श्रम मंत्री थे तो आपने कई योजनाएं बनाई थी, उसके तहत वहां ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध। क्या ये 2013 के बाद 2018 के बीच जो योजनाएं आपने बनाई थी सारी बंद हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है जी। उस योजनाओं का विस्तार हुआ जी। चाहे हमारा बीओसी बोलते हैं जी, जो भवन सन निर्माण कामगार हमारे जो श्रमिक हैं, उसका एक संगठन है बीओसी, असंगठित मजदूरों के लिए है, जो दोनों सेक्टर में जी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जी। तो असंगठित क्षेत्रों के सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक दायित्व के लिए केंद्र ने जो योजना बनाई जी, उसको हमने और आगे बढ़ा के यहाँ पर तैयार किया। लगभग 20 योजनाएं उस समय एक साथ हमने लॉन्च किया था जी। और एक जैसा मैंने फिर से निवेदन किया, एक पर्सपेक्टिव प्लान की तैयारी हमारी थी। और उस समय केंद्र से हम लोगों ने अपेक्षा की थी। उस समय केंद्र में श्रम मंत्री के रूप में हरीश रावत जी हुआ करते थे और भी दूसरे मंत्री थे। उन लोगों से हमने बात की कि आप पूरी तरीके से इस काम को वो कैनलाइज करिए, क्योंकि आप यदि इनके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो श्रमिक हैं, खैर कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, उनके बच्चों के भविष्य को यदि आप किसी तरीके से एजुकेट करने की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो आने वाले समय में ये मैन पावर हमारे लिए समस्या बनेगी जी। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ का जो पोटेंशियल है, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से जी, कि छत्तीसगढ़ का जो पोटेंशियल है, चाहे सरकार मेरी हो
चाहे और किसी को हो, ये पोटेंशियल को टैप करना चाहिए, इतना मेरा निवेदन है। तो जो आपके समय जिन योजनाओं को आपने सभी क्षेत्रों जिन योजनाओं को आप जैविक कृषि के क्षेत्र में आप देख लीजिए, साहू जी जिन योजनाओं को आपने अमली जामा पहनाया था उनको बाद में 2013 से 8 तक उसको बृहद किया गया, क्या भूपेश सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया? हाँ, निश्चित रूप से बंद हुआ है वो जी। हमारे बहुत आत्मीय व्यक्ति वहां पर श्रम मंत्री के रूप में बैठे हैं जी, वो खुद परेशान हैं, इन सब योजनाओं के लिए अनुमति नहीं दी गई। अब उनको छात्रवृत्ति, श्रमिक के क्षेत्र में साथी बाल श्रमिकों के लिए हमने स्कूल चालू की थी, स्कूल लगातार चल रहा था, उसके लिए व्यवस्थाएं थी, वो बंद हो गया। ये बीओसी की जितनी योजनाएं हैं वो बंद कर दी गई जी। ठीक है, आपने साइकिल और सिलाई मशीन बांटना बंद किया, मैं सहमत हूँ, लेकिन बाकी जो योजनाएं थी बीओसी की उसमें काफी फंडिंग होता है। सारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैं उससे 1% की शेष वसूली होती है, करीबन 250 करोड़ 200 करोड़ का होता है। जो दिहाड़ी मजदूर है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में दिहाड़ी कानून चला, उसका ही हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन करके एक नया सेटअप तैयार किया था। उसके तहत बीओसी के तहत जितनी राशियां हैं हम खर्च करेंगे इनके वेलफेयर के लिए और इनके रोजगार के साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक से साहू जी शर्मा जी से आपने के लिए भी करेंगे। साहू जी जो आपने मुझे लगता है फिर से उस पर चालू करना चाहिए। शर्मा जी, मेरा निवेदन। साहू जी ने ये भी कहा कि राजनीतिक चश्मे के रूप में नहीं देखना, उसको लगा के नहीं देखना चाहिए, मजदूरों के दुख दर्द का मामला है। लेकिन जो बता रहे हैं साहू जी की उनकी जो योजनाएं थी मजदूरों के लिए, उनके सुविधाओं के लिए, वो योजनाएं भूपेश सरकार ने बंद की है, जिसके कारण संभवतः आगे वही कहने वाले थे कि उसके कारण इस साल और पलायन हो गया था। वो तो खैर एक सदी के बाद इस तरह की महामारी आई है 1918 के बाद, तो ये सामने बातें आ गई कि इतने मजदूर पलायन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप कि जो योजनाएं बंद हुई हैं उसके कारण पलायन ज्यादा हुआ? देखिए त्रिपाठी जी, आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं जी, वो बड़े सकारात्मक हैं और सकारात्मक ढंग से बात कर रहे हैं जी। तो मैं भी इसका राजनीतिक जवाब देने के बजाय आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि जो कार्यक्रम बंद किए गए हैं उनको बंद करना संभव नहीं है, मतलब उचित नहीं है जी। बहुत सारी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है जी। पिछले 10 साल 15 साल में बहुत सारी योजनाएं चली, बहुत सारे पैसे खर्च किए सरकार ने जी, और उसका परिणाम क्या निकला, उससे श्रमिकों के जीवन में क्या अंतर आया या उन योजनाओं का कितना लाभ हो पाया, इन सारी चीजों की समीक्षा करके वर्तमान जो माननीय भूपेश बघेल की सरकार है वो एक अधिक से ज्यादा उपयोगी और उपयोगी ढंग से और जो समग्र रूप से लोगों के हितकारी हो ऐसे योजनाओं को लागू करने के लिए तरह तरह के विचार विमर्श में थी जी। मगर इस बीच में हमारा जो बिना बुलाए मेहमान कोरोना जो आ गया जी, इसने हमारी बहुत सारी योजनाओं में बड़ा व्यवधान डाल दिया है जी। वरना मैं आपको ये बात मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और हम छत्तीसगढ़ और सरकार तो है मजदूरों की, लेकिन इतना बड़ी संख्या में आ गए हैं, इनको रोजगार कैसे देंगे, जिसके लिए चिंतित है बंदोपाध्याय जी और साहू जी भी चिंतित हो रहे हैं। नहीं, इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सरकार निश्चित रूप से सबको उपलब्ध कराएगी और इसमें इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि तरह तरह कार्य योजनाएं बन रही हैं। 2 तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी त्रिपाठी जी। एक तो वो योजनाएं जो होंगी अस्थायी होंगी, एक योजनाएं जो है लंबे समय के लिए बनानी होंगी। लंबे समय के लिए योजना बनाकर के उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना पड़ेगा। इस तरह की योजनाओं को हमको लागू करने की कोशिश करनी होगी। कोशिश नहीं करनी होगी, करना ही आपकी, आप जो पार्टी सरकार में बैठी उसके प्रवक्ता हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करता हूं, हमारी सरकार है, आपको तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जी। तो सभी मजदूरों के योग्यता अनुसार, उनकी कुशलता के अनुसार उनको काम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। बंदोपाध्याय जी, जो साहू जी ने कहा है, जो उन्होंने अपने श्रम मंत्री जब वो थे तो उन्होंने जो योजनाएं लागू की थी और जो सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार चिंतित है और ये सब होगा, लगभग सभी को रोजगार मिलेगा, आप कितना सहमत है इससे?
देखिए, जब तक हमारे देश में अभी भी इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट जी ये लागू है जी, उसके हिसाब से कितना लोग जा रहा है इसकी कोई रिकॉर्ड कोई भी जिले में बेहतर नहीं है जी, उसको कड़े से लागू करना, उसको जानकारी उपलब्ध करना कि कितने लोग हैं, कितने लोग जा रहा है जी, ये जब तक नहीं होगा, और जब उसी तरह से केवल रोजगार देने की मुद्दा नहीं है, ये जो श्रम गांव में आए हैं उनको स्कूल की क्या होगा, उनको मिड डे मील का क्या होगा, उनके इस जी, तो लगता है तकनीकी कारणों से लिए आपको एक एक्शन प्लान बनाना होगा जी, उसका कोई विकल्प नहीं है जी, और वो एक्शन प्लान बनाने के लिए आपको तो एक नीति चाहिए जी, वो नीति बनाने की प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हैं? तमाम जो बात साहू जी कह रहे थे जो हमने इतना कार्यक्रम रखे हैं जी, और मनरेगा में चलते कमजोर के सीजनल माइग्रेशन जी, जो 3 महीना 4 महीने के लिए जाते हैं उनको हमने ज्यादा नहीं रोक पाया जी। आज सवाल है इस मजदूर को जो बात सब एंगेज कैसे करेंगे जी, बजट रिवाइज करना होगा जी, ये बजट रिवाइजेशन में हमारे जो संपदा है उस संपत्ति को कैसे एक एक करके केस बाय केस की मुद्दा है, जिले बाय जिले की मुद्दा है। बस्तर का जो डिस्ट्रिक्ट प्लान होगा और बलौदाबाजार का डिस्ट्रिक्ट प्लान होगा, दोनों में फर्क होगा। एक ब्लैंकेट स्टेट एक्शन प्लान से नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, माइग्रेशन सोचेगा कौन? कलेक्टर के भरोसे में हमें चाहिए तो माइग्रेशन टास्क फोर्स जी। जब तक माइग्रेशन टास्क फोर्स नहीं होगा, इस पर मॉनिटरिंग नहीं होगा जी, तो नीचे से जो आएगा उसको समूह भागीदारी कैसे बनेगा? जी सही। इन सब सवाल को हल करे बिना केवल आश्वासन देने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए शर्मा जी, आश्वासन देने से कुछ नहीं होना। शर्मा जी, आश्वासन देने से कुछ नहीं होना। मैं दादा के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अपने को पूरे जिले वाइज, ग्राम पंचायत वाइज जी, लोगों की जो स्थिति है, उनके पास रोजगार की स्थिति है, इसका सर्वेक्षण कराना पड़ेगा। इसका सर्वेक्षण कराया जाएगा और लोगों को उनकी कुशलता, अर्धकुशलता और कुशलतम के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पे जो रॉ मटेरियल है, स्थानीय स्तर पे जो मार्केट है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के मैंने आपसे निवेदन किया ना, 2 तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी। अभी तो जो तात्कालिक संकट है, फिलहाल जो कोरोना के कारण जो उत्पन्न संकट है, इसके लिए तात्कालिक कोई न कोई प्रावधान करना होगा। इसके अलावा दीर्घकालिक योजना कांग्रेस सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ के हमारे भूपेश बघेल की सरकार इस संबंध में सजगता पूर्वक कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में दादा की बातों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। उनका सुझाव बहुत अच्छा है और उस सुझाव पर अमल करने के लिए बिल्कुल सरकार प्रतिबद्ध है और इन सारी योजनाओं को लागू करके छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 12 मासी काम मिल सके, उनके मेहनत का प्रतिफल मिल सके और वो किसी अपने घर को, द्वार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाने के लिए मजबूर न हो। इस बात के लिए कांग्रेस निश्चित करने का प्रयास करेगी। चलिए साहू जी, बहुत संक्षेप में माइग्रेशन टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है क्या, और अगर है तो आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई थी? ये हमने नहीं बनाई तो ये सरकार नहीं बनाएगी, ऐसा उचित नहीं है जी। हमारे जो कुछ ऐसे भी कार्य हुए हैं जिसको अभी लागू करना चाहिए और जो कार्य नहीं किया उसको करना चाहिए जी। जो माइग्रेशन इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट है जी, उसको आप फिर से रिव्यू कर लें और उसके बाद फिर माइग्रेशन टास्क फोर्स की दृष्टि से काम करें जी। और इसके साथ साथ ये जो लोग नहीं जाएंगे वापस तो आप कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर आपके जितने हैं, उस ग्रोथ सेंटर में अभी तत्काल जरूरत है मैन पावर की, उसमें आप भेज सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार ये जैसे ढिंडोरा पीट रही है कि हम स्किल मैपिंग कराएंगे, तो स्किल मैपिंग तो ठीक से कराओ भैया, स्किल मैपिंग ठीक से कराओ, कौन कौन क्या काम जानता है, कौन कारपेंटरी कर सकता है, कौन प्लम्बर के अलावा भी कुछ कर सकता है, उनको आप फिर से वो कर लीजिए, आप सीधे सीधे उनके एंगेज करिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनका उपयोग है क्या, दूसरे सेक्टर में उपयोग है क्या, कुछ सर्विस सेक्टर में उपयोग है जी, प्रोडक्टिव एसेट बना सकते हैं कुछ लोग, उसमें उसको उपयोग कर सकते हैं।
कुल मिला के टास्क फोर्स वाली बात निश्चित रूप से प्रासंगिक है और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे सामने अभी स्पष्ट दिख रहा है। चल अवधेश जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त, कि क्या ये कभी संभव है कि छत्तीसगढ़ के जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो किसी अन्य, छत्तीसगढ़ से कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कितनी भी योजनाएं बना ले सरकार, क्या संभव है? और अगर संभव है और अगर हो सकता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सवाल पलायन का है, तो ये जो छत्तीसगढ़ से जो लोग बाहर गए थे और जो वापस आए हैं जी, ये छत्तीसगढ़ का क्रीम था, जिन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां विकास में योगदान दिया, उसका उपयोग छत्तीसगढ़ को अपने गृह राज्य में करना चाहिए जी। अभी सबसे प्राथमिक आवश्यकता जो है, आपकी योजनाएं तो बनती रहेंगी, क्रियान्वयन में, योजना बनाने में, समीक्षा में आपको समय लगेगा। सबसे पहले उन्हें रोका कैसे जाए, जिस तरह वो प्रताड़ित होकर आए हैं, आज अगर वो भूखे रहे, आज अगर उनके तन में कपड़ा नहीं रहा, तो वो फिर से पलायन की सोचेंगे। तो सबसे पहले कार्य योजना आपकी ये होना चाहिए कि इन्हें रोका कैसे जाए, इस बिंदु पर विचार किया जाए और 15 दिन के अंदर इसको क्रियान्वित किया जाए, जिससे उनके मन में कहीं भागने की भावना नहीं जागे। और आपको तो चाहिए था कि जब आप लौट के आए थे और आप क्वारंटाइन सेंटर बना रहे थे और आप उनकी स्क्रीनिंग कर रहे थे, कि उस समय उनका क्या किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो नोट करते जाते, आपको सूची बना लेना चाहिए था और आपको इसका उपयोग आपके यहाँ करना चाहिए। देखिए, वनोपज के कई उद्योग आपके यहाँ हो सकते हैं, आदिवासी इलाके में आप उसको कर सकते हैं, बहुत आपके यहाँ अदरक की खदानें हैं, आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विश्व में या हिंदुस्तान में दूसरी जगह नहीं है, आप उनका उपयोग वहां कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मजदूर ही थे, इसमें कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, जो काम अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं कर सकते वो भी करते हैं। तो आप इनकी क्षमता को पहचानिए, सबसे पहले आप उनको रोकने की कोशिश कीजिए। उनको रोकने के लिए आप क्या सुविधाएं दे सकते हैं, मानवीयता के आधार पर ये सोचिए। 3.25 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, एक छोटे से राज्य से 3.25 लाख लोगों का पलायन, तो इसलिए आप इन्हें रोकने के लिए सबसे पहले कोई ऐसी ठोस कार्य योजना बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपका भी, सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी, बंदोपाध्याय जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मजदूरों की वापसी वाले सरकारी आंकड़ों पर बीजेपी सवाल उठा रही है। हालांकि फिलहाल जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं को अगर सही मानते हैं तो भी सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते क्यों हैं? क्या खामियां सरकारी योजनाओं में है या फिर पलायन की वजह सिस्टम का फेल्यूर है? यही दो बड़े कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई मजदूर रोजी रोटी के लिए बेबस होकर अपना घर छोड़कर परदेश में प्रवासी बनकर रहता है। वहीं आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो मजदूर ही है, जो लॉकडाउन के बीच किसी तरह अपने घर तो लौट आया, लेकिन अपना और परिवार का पेट पालने के लिए फिलहाल उसके पास रोजगार नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार वापस आने वाले मजदूरों को नौकरी देने के लिए किस स्तर पर प्रयास करती है और ये प्रयास कितने सफल होते हैं, और सबसे अहम ये है कि पलायन रोकने के लिए भूपेश सरकार कुछ बड़ा कदम उठाएगी या तस्वीर रमन सरकार जैसी रहेगी, ये भी देखना होगा।